नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मुख्य रूप से अपन देखेंगे आज उसकी एसिडिक नेचर के बारे में। उससे पहले आपको बता दे कि फिनोल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आपको देता है। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल है उसके रासायनिक गुणधर्म। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल है वो कौन कौन सी रिएक्शन आपको देता है। अब देखो, फिनोल मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। एक तो देता है वो PHOH, मतलब फिनोलिक समूह के कारण अभिक्रिया। फिनोलिक समूह के कारण वो अभिक्रिया देता है। दूसरी फिनोल आपकी जो रिएक्शन देता है उसको आप कहते हो संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। और तीसरी अभिक्रियाओं की अपन बात करेंगे तो आपका जो फिनोल होता है वो देता है बेंजीन वलय के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, ESR रिएक्शन कहते हो। ये रिएक्शन देता है आपका कौन, फिनोल। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से फेनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, और इसमें अपन देखेंगे फिनोल है उसकी एसिडिक नेचर के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, यानी कि ये फिनोलिक ग्रुप की ही क्या है, अभिक्रिया है। देखिएगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में अपन आज करने जा रहे हैं चर्चा। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, फिनोल की अम्लीय प्रकृति कहोगे आप इसे। देखो फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है वो इस फिनोल मॉलिक्यूल के द्वारा स्पष्ट होती है। इसके अलावा फिनोल कुछ केमिकल रिएक्शंस देता है अपने को, वहां से भी आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हो। देखो कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं। देखो एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करता है ये। एक्टिव मेटल मतलब सक्रिय धातु, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, आपका एल्यूमिनियम है, इन सब के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अब सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, फिनोल है आपका ये बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा हुआ है आपका OH। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो सोडियम के साथ में। अब देखो सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो एक प्रकार का सक्रिय धातु है, एक्टिव मेटल होती है। ये यहां से क्या कर देता है, हाइड्रोजन का निष्कासन करता है और आपका बना क्या देता है, O- का Na+। इसने बना दिया है एक सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। इसको आप कहते हो सोडियम फिनोक्साइड। अब यहां से हाइड्रोजन गैस निकले, इसका मतलब आपने क्या किया है, इसके 2 मोल लिए है और यहां क्या बना है आपका, ये 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल चुके हैं और यहां आप क्या लगा दोगे, 2 लगा। बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। चलो ये कर सकता है एल्कली के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एल्कली। एल्कली का मतलब यहां पर अपन बात करेंगे किसी क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया, जैसे NaOH लोगे आप, KOH लोगे, उसके साथ किस प्रकार रिएक्शन शो करता है आपका फिनोल, उसकी बात करेंगे। देखिएगा ये जो आपका फिनोल होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH, इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई NaOH के साथ में, NaOH के साथ करवाई। NaOH के साथ करवाने पर यहां से होगा क्या, यहां से H2 बाहर निकलेगा और बन क्या जाएगा आपका सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, O- Na+। सोडियम फिनोक्साइड बना और क्या बना, H2। देखो ये रिएक्शन केवल और केवल फिनोल के द्वारा दी जाती है, एल्कोहल इस अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। आपका जो एल्कोहल होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
अब आपको पता है क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक प्रकार का साल्ट बन रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे नोट लगा के, क्या लिखोगे, एल्कोहल डज नॉट शो दिस रिएक्शन, एल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, बट फिनोल शो दिस रिएक्शन, फिनोल क्या करता है आपका ये अभिक्रिया दर्शाता है। ये आप लिखोगे एल्कोहल क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है या नहीं दर्शाता है, जबकि आपका जो फिनोल है वो क्षार के साथ ये अभिक्रिया दर्शाता है। इसका मतलब दैट मीन क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से इस रिएक्शन के द्वारा ये बता सकते हो कि फिनोल आपका एल्कोहल की तुलना में क्या है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। एल्कोहल की तुलना की बात कर रहा हूं मैं, वैसे फिनोल क्या है, एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता। तो एल्कोहल की तुलना में आप एसिडिक नेचर की बात करोगे तो फिनोल क्या हो जाता है आपका, एक प्रबल अम्ल हो जाता। क्लियर है, इसकी तुलना में होता दुर्बल अम्ल, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने क्या लिखा यहां, एसिडिक नेचर का क्या लिख दिया है, ऑर्डर लिख दिया है। एसिडिक प्रकृति है उसका क्रम मैंने यहां पर लिख दिया, बता सकते हो। यानी कि साल्ट की फॉर्मेशन हुई और ये रिएक्शन आपको बताती है कि फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में। क्लियर है, चलो यहां तक नोट करिए, आगे की बात करते हैं। अब देखो फिनोल के आप रिएक्शन करवाते हो, मान लो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में करवाते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में आपका फिनोल है वो किस प्रकार रिएक्शन करेगा उसको अपन देखने जा रहे हैं। देखिएगा, तो आप लिखोगे यहां पर रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीसरी रिएक्शन। देखो फिनोल की बात करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करता है, ये उसके साथ अभिक्रिया करता है। ये आपका फिनोल है और इसने अभिक्रिया कर ली मान लो CH3MgBr के साथ, एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। यहां से होगा क्या, एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा और आपका क्या बन जाएगा, इसके द्वारा एल्केन की फॉर्मेशन होती है। देखो यहां RMgBr होता तो RH बनता, एल्केन बन जाता, और क्या बना आपका, ये है बेंजीन रिंग, इसे OMgBr, यानी इसके द्वारा आपने फॉर्मेशन कर ली है एल्केन की, एल्केन की फॉर्मेशन की है। ये अभिक्रिया भी आपको क्या बताती है, ग्रिग्नार्ड कर्म के साथ होने वाली अभिक्रिया भी आपको यह जानकारी देती है कि आपका जो फिनोल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है, चलो आगे देखो। इसके अलावा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी क्रिया कर सकता है। अगला है रिएक्शन विथ LiAlH4, कौन आपका, फिनोल। देखिएगा फिनोल है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं C6H5OH, ये क्या करता है, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करता है। तो देखो यहां से ये क्या बनाता है, एक प्रकार का फिनोक्साइड आयन जैसे बन रहा था, सेम आयन की फॉर्मेशन करता है, बस डिफरेंट क्या है उसकी अपन बात करेंगे। हाइड्रोजन का निष्कासन तो करेगा ही करेगा, हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा वो, 4 मोल लोगे आप, यहां से निकलेगा क्या, यहां से आपका H2 निकलेगा, बनेगा क्या, देखिएगा C6H5O, फिर आपका आ जाएगा यहां LiAl, लिथियम एल्यूमिनियम, और ये क्या बन गया आपका फिनोक्साइड है। कितने बनेंगे यहां, C6H5 का O का क्या आ जाएगा यहां, होल, LiAl4, LiAl आ गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने थे, यहां 4 हाइड्रोजन थे, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 8 हो गए, तो 4 दूनी 8। इसको क्या बोलोगे, लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड आयन,
या टेट्राफिनॉक्साइड बोल सकते हो। इसको आप कह दो कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राफिनॉक्साइड आयन। क्लियर है? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन का होना भी क्या बताता है, फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में देता है जानकारी आपको। आगे देखो, अब एक आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, वो ऑर्डर क्या है, फिर अपन उसको समराइज करेंगे। देखिएगा ऑर्डर क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये याद रखिएगा। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, किसकी तुलना में, इस फिनोल की तुलना में। इस बात को समझ रहे। फिर आपका जो प्रोटोन होता है या आपका जल होता है, एक अच्छा प्रोटोन दाता होता है, वो होता है, और उसके बाद में क्या आता है, आपका एल्कोहल आता है। इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। ये जो ऑर्डर है ये आपको बताता है एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है, ये हो गया मेरे पास में एसिडिक नेचर है उसका ऑर्डर है। ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पता है आपको, घटता हुआ क्रम है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ इस फिनोल की तुलना में ज्यादा होती है। फिर फिनोल की तुलना में बात करोगे आप, ये ज्यादा होगी। फिर फिनोल की इस जल की तुलना में ज्यादा होती है, और फिनोल के एल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। क्लियर है? वैसे पता चल जाएगा। इसका कारण ये होता है, एक तो आप रीजन बता सकते हो, के वैल्यू क्या आता है। के क्या होता है, तो किसी भी एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, यानी किसी अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक का जो मान होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, के वैल्यू बोलते हो। तो किसी भी एसिड की बात करो या किसी मॉलिक्यूल के लिए के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल की जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। अब आपको पता है जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसके पीके की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पीके की वैल्यू हमेशा उसकी कम हो जाती है। ये आपने पढ़ रखा है अच्छे से। क्लियर है? के की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, उसकी पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी कम। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, के ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, कर दोगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पीके के ऑर्डर में अरेंज करना है, कर दोगे। चलो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एसिडिक नेचर के ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो के का ऑर्डर तो यही रहेगा सेम, एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पीके की वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? यहां पर अच्छे से समझ गए। एक रीजन ये भी होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये डाइमर की फॉर्मेशन कर देता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और वो क्या बना देता है, आपका डाइमर बना देता है। डाइमर बनाने के कारण इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है वो बढ़ जाता है, और उसी कारण ये क्या होता है, इसकी तुलना में ज्यादा एसिडिक नेचर दर्शाता है। क्लियर है? बाकी आप इसके के की वैल्यू से भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आगे आओ, अब अपन बात करते हैं फिनोल के बारे में, कि फिनोल ही है आपका एसिडिक नेचर क्यों दर्शाता है, उसकी अपन चर्चा कर लेते थोड़ी सी। देखो, फिर अपन उनकी तुलना करेंगे, किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में, फिर अपन तुलना करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, वहां से भी आप बता सकते हो। बाकी सब चीजें यहां से आप क्लियर कर लोगे एसिडिक नेचर के बारे में, किसकी, फिनोल की। आइए देखते हैं आगे। आप जानते हो ये आपका फिनोल होता है। देखिए, अब इसमें ऑक्सीजन का आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ये आपका क्या है, फिनोल है, ये फिनोल है। ये फिनोल क्या करता है, मान लो इसने एक प्रोटॉन को लूज किया, H+ को लूज किया,
और H प्लस को लूज किया तो इसने बना दिया है O माइनस। ठीक है, इसको बोला जाता है फिनोक्साइड आयन बोला जाता है, फिनोक्साइड आयन। देखिएगा ये जो फिनोल है इसमें ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन कैसा है, sp2 संकरित कार्बन होता है। आप जानते हो sp2 संकरित कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को यहां पर अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा ये जो आपका फिनोल होता है इसमें OH ग्रुप होता है। इस OH ग्रुप की बात करेंगे तो ये जो OH ग्रुप है ये आपको प्लस M देता है, मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। ये क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्योंकि आप जानते हो देखो लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड आ गया। इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। और यदि किसी मॉलिक्यूल में मान लो संयुग्मन हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल आपको रेजोनेंस दर्शाता है, वो मॉलिक्यूल आपको अनुनाद दर्शाता है। इसका मतलब इसमें हो रहा है डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, किसका, लोन पेयर्स का और पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप क्या करोगे, इसकी अनुनादी संरचना के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या करोगे। क्लियर है, तो आप बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनोल की जो भी अनुनादी संरचनाएं होती है आप उसके द्वारा क्या बता सकते हो, फिनोल है उसकी स्टेबिलिटी भी बता सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है फिनोल और फिनोक्साइड आयन में मोर एसिडिक कौन होता है, मोर स्टेबल कौन होता है। उससे पहले आपको फिनोल की अनुनादी संरचनाएं पता होनी चाहिए। देखो आप जानते हो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं क्या होगी, क्योंकि इस बेंजीन रिंग का प्रभाव क्या होता है, -I होता है। फेनेट ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन है ये इस लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो वो क्या करेगा, अनुनाद में भाग लेता है आपके लोन पेयर। अब देखिएगा यहां होने वाला क्या है, ये लोन पेयर यहां से यहां आया, आपको पता है दो पाई बॉन्ड कभी साथ नहीं आ सकते, ये इसको पुश करेगा, इसमें अट्रैक्शन होगा तो पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब अनुनाद के द्वारा आप एक डबल हेडेड एरो लगाते हो, पता है आपको, सिंगल हेडेड एरो लगाया तो आपका रेजोनेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, अनुनादी संरचना बनाओगे, यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, आप साथ में लोन पेयर भी दिखा सकते हो। डबल बॉन्डेड आएगा, यहां क्या आएगा आपका OH आएगा, और इस कार्बन पे क्या जनरेट, सॉरी इस ऑक्सीजन पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की यहां कमी हुई। लोन पेयर ने क्या किया है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया है, ये हो गया है। आगे क्या करेगा देखो, फिर से लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आ रहा है, रेजोनेंस होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ। अब आपको पता है दो पाई बॉन्ड साथ आ गए, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट हुआ। अगली जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी वो ये बनेगी आपके पास में, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या बना आपका पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना, यहां इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, मतलब लोन पे यहां आ गई। अब डबल बॉन्डेड है, कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और आपका क्या है यहाँ लोन पेयर। आगे क्या कंडीशन बनेगी, रेजोनेंस होगा, क्या लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, और आपका क्या है यहाँ पाई बॉन्ड है। आगे अनुनाद होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट होने पर इसको यहां शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड कभी भी साथ नहीं आ सकते। मैंने पहले भी बताया है कि आपको रिंग है या रिंग से जुड़े हुए केवल 3 ही पाई बॉन्ड दिखाई देंगे, तब तो आपकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सही है। आपको चार्ज वगैरह को बैलेंस करते हुए चलना है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है ना, चार्ज बैलेंस हो गया है। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो पाई बॉन्ड यहां बना, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, अगली जो स्ट्रक्चर होगी आपकी उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, ये यहां आया, ये जनरेट यहां हुआ, सॉरी, फिर आगे क्या हुआ, डबल बॉन्ड है, OH लगाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लियर है। यहां पर आगे भी हो सकती है क्या पॉसिबिलिटी, देखो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड फिर आपका पाई बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है,
आगे आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये बनेगी। तो देखो अनुनाद में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पाई बॉन्ड इधर जाना चाहिए, अनुनाद होगा तो जा रहा है। ये पाई बॉन्ड इधर आना चाहिए, आ रहा है। और ये पाई बॉन्ड उधर जाना चाहिए, जा रहा है। ये अपन ने देखिए फिनोल की अनुनादी संरचना, इनको आप क्या बोलोगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो, या इनको आप कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो। अब इन सब संरचनाओं के एक मिला जुला रूप है, उसको आप क्या कहते हो? अनुनादी संकर कहते हो। अनुनादी संकर बनाना चाहो तो आप इस प्रकार बना लोगे। आप तो जानते हो यहां पर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या पाओगे? ऑर्थो पोजीशन है, फिर आपकी पेरा पोजीशन है। मतलब नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट हो रहा है? ऑर्थो पे और पेरा। आपको ये पता है यहां रिंग में इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं क्या? पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर बता रहे। क्लियर है? ये पोजीशन आपकी ऑर्थो थी, नेगेटिव थी। ये ऑर्थो थी, ये डेल नेगेटिव थी। और ये क्या थी आपकी? डेल नेगेटिव। मतलब ऑर्थो और पेरा पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। आगे देखो यहां आपका OH है। क्लियर है? अब बताओ मेरे को यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्या इस OH और कार्बन के मध्य? बिल्कुल आएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। चार्ज क्या आएगा? यहां डेल पॉजिटिव आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। ये अपन ने बना ली है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको आप क्या कहते हो? अनुनादी संकर कहते हो। अब देखो अपन बात करते हैं इस फिनोक्साइड आयन की। यहां पर तो क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। चार्ज सेपरेशन देखने को मिला आपको इसमें। अब अपन बात करने जा रहे हैं फिनोक्साइड आयन की। देखो आपका फिनोक्साइड आयन ये होता है, ये होता है फिनोक्साइड आयन। फिनोल क्या करेगा? एक प्रोटॉन को लूज करेगा, जिसके कारण आपका क्या बन जाता है? एक फिनोक्साइड आयन बन जाता है। अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी बनाओगे आप तो बनेगी क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई, तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड ने इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। अगली जो आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो ये होगी, यहां पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? चलिए यहां डबल बॉन्ड आया, यहां ऑक्सीजन आया। ठीक है, ये दो लोन पेयर है। अब बताओ देखो नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, पाई बॉन्ड बनाया इसने, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। अब ये बताओ मेरे को यहां पर चार्ज आएगा क्या? चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि देखो उदासीन हो गया ना, नेगेटिव है पॉजिटिव कमी हुई तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा। यहां पर नेट चार्ज क्या आएगा आपका? यहां जीरो आएगा। अब रेजोनेंस होगा आगे, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुई, पाई बॉन्ड बना, इसको टूटना पड़ेगा पाई बॉन्ड। क्लियर है? आगे देखो आगे क्या कंडीशन बनेगी आपकी। अगली जो कंडीशन बनी है वो ये बनी है, पाई बॉन्ड आया आपका, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और आप यहां लोन पेयर दिखा सकते। आगे क्या होगा देखो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई, रेजोनेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। आगे क्या बनेगा? आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अब ये बनेगी, देखिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां क्या जोड़ दोगे आप? ऑक्सीजन है ही पता है आपको पहले से, और यहां चार्ज क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज या फिर से रेजोनेंस होगा इसमें। अब रेजोनेंस कराओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये वापिस ऑक्सीजन की और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते। क्या बनेगा यहां पर देखोगे आप, ये तो देखिएगा, ये आपका बन जाएगा यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास में वापिस क्या आ जाएगा आपका? ये। तो देखो वही बनी बात, इधर वाले उधर जाने चाहिए थे, जा रहे हैं, उधर वाले इधर आने चाहिए थे, आ रहे हैं, बस वही है। क्लियर है? चलो अब इसका अनुनादी संकर बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हो क्या रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? अब देखो इस फिनोल की जितनी भी रिएक्शन होती है ना, नोट लगा के लिख लेना यहाँ पर, कहां पर होगी, या तो ऑर्थो पे होगी या क्या होगी आपकी पेरा पे होगी। एक पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा आप, नोट लगा के। इसका कारण क्या है, देखो फिनोल की और फिनोक्साइड आयन की, मतलब मुख्य रूप से अपन अभिक्रिया किसकी देखेंगे, फिनोल की देखेंगे। अब फिनोल में आपने क्या नोटिस किया, फिनोल में ये पोजीशन ऑर्थो है और ये मेटा और ये क्या है आपकी पेरा है। अब ये रिएक्शन जहां संपादित होगी वहां की बात कर लेते हैं अपन। देखो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल की बढ़ रही है क्या, या न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, एक नाभिक सन्निहितता बढ़ रही है। आक्रमण कौन करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आके आक्रमण करेगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कर सकती है, चाहे वो आपकी न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती है, उदासीन प्रजाति हो सकती है, वो आक्रमण करेगी। और वो आक्रमण कहां करेगी, वो आक्रमण करेगी या तो ऑर्थो पे करेगी या क्या करेगी, पेरा पे करेगी। इस कारण फिनोल की अभिक्रियाएं है वो कहां होगी, ऑर्थो और पेरा पे होगी, वो अपन देखेंगे। और ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट वहां से आपके फॉर्म होते हैं। क्लियर है? और अभिक्रिया कौन सी होगी, आक्रमण कौन करेगा, तो आक्रमण आपका आके करता है एक इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। तो फिनोल की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, ये फिनोल की स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं, और ये किसकी है ध्यान रखिएगा, ये है फिनोक्साइड आयन की। आपसे कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिनोल और फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी या बनाइए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन एक ही आ सकता है, फिनोल और फिनोक्साइड आयन में स्थायित्व किसका ज्यादा है और क्यों। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन देखो। फिनोल में आप क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, मतलब फिनोल की आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो चार्ज सेपरेशन मिल रहा है आपको, चार्ज सेपरेशन, यानी कि यहां आपको देखने को मिल रहा है आवेश का प्रत्ययकरण देखने को मिल रहा है। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, चार्ज सेपरेशन मिल रहा है। फिनोक्साइड आयन की बात करेंगे, देखो नेगेटिव चार्ज था, उसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, यहां तो चार्ज खत्म हो गया, तो किसी प्रकार का चार्ज सेपरेशन है क्या, नहीं। क्या होगा, फिनोक्साइड आयन की बात करोगे, लिख दोगे नो चार्ज सेपरेशन, इसमें किसी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। अब यहीं से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलो देखो, इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इसकी भी कितनी स्ट्रक्चर बनी आपकी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। क्लियर है? अब आपको ये तो पता है कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होता है। ये आपने देखा है जीओसी में। क्लियर है? चलो, इसकी जितनी ज्यादा संरचनाएं हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। यहां पर तो दोनों चीजें सेम है, इसकी भी 5 बन रही है, फिनोल की भी और फिनोक्साइड आयन की भी क्या बन रही है, 5 बन रही है। ठीक है, फिर देखा जाता है चार्ज सेपरेशन देखा जाता है, उससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड देखे जाते हैं, सहसंयोजी बंध की संख्या, तो उस चीज का मेरे को यहां पर कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। चार्ज की बात करोगे आप तो चार्ज सेपरेशन जहां पर होता है, आवेश का प्रत्ययकरण होता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी लेस स्टेबल हो जाती है। किसके तुलना में, यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है उसकी तुलना में। क्लियर? यहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का क्या हो गया,
सेपरेशन हो गया, आवेश का पृथक्करण हो गया है। इसकी बात करोगे फिनोक्साइड आयन की, चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी कारण फिनोक्साइड आयन क्या होता है, फिनोल की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? तो लिखिएगा भाई, लिखो फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि फिनोक्साइड आयन में आवेश पृथक्करण नहीं होता है, जबकि आपके फिनोल में आपको आवेश का पृथक्करण देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए यहां तक इसे नोट करें और आगे की अपन बात करते हैं। आइए देखते हैं। ये तो आपने देखा है एसिडिक नेचर किसकी, फिनोल। क्लियर है? वहां से आपने स्टेबिलिटी देख ली फिनोल और फिनोक्साइड आयन की, तो आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। आगे आइए, अब देखो अपन बात करने जा रहे हैं एल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करते हैं। फिर अपन बात करेंगे एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करेंगे। फिर अपन देखेंगे कोई प्रतिस्थापी लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? आइए देखने जा रहे हैं। देखिएगा क्या करोगे आप, तो हेडिंग लगाइए यहां पर एल्कोहल और आपका जो फिनोल है ये की अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल लिख दोगे। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। देखो फिनोल तो जानते हो आप और एल्कोहल भी जानते हो। ये आपका क्या है, यहां से फिनोल है और इधर लिखोगे आप एल्कोहल, ROH। ठीक है? अब देखो फिनोल की बात करोगे, ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एल्कोहल में देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगा के देख लेंगे। यहां पर तीन चीजों से क्लियरफाई करेंगे अपन, क्या क्या वो देखते हैं। देखो फिनोल को आप देखते हो तो ये कार्बन कैसा होता है आपका, sp2 कार्बन हो गया क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसको देखते हो आप तो देखो R का मतलब एल्काइल ग्रुप मान लो CH3 होता, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आएगा आपके पास में, sp3 निकल के आता है। क्लियर है? चलो अब आपने पढ़ रखा होगा जहां पर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, वहां पर आपने क्या पढ़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की नेचर पढ़ी है। देखो आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है? आप देखते हो परसेंटेज एस करेक्टर, प्रतिशत एस लक्षण देखते हो। देखो प्रतिशत एस लक्षण देखते हो तो sp3 में प्रतिशत एस लक्षण कितने, 25% है। इसमें कितने होते हैं, 33.33% होते हैं। और sp की जहां बात आती है वहां पर कितना होता है, 50% होता है। जिसके पास में जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप ये निकालते हो क्या,
sp, फिर sp2 और sp3, यानी sp की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। क्लियर है? इसका मतलब आप ये देख सकते हो क्या, परसेंटेज एस करेक्टर है आपके, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण होते हैं उसकी विद्युत ऋणता ही उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है, ये बात तो कंफर्म है। एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। इसका मतलब है जिसकी विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है उसके एसिडिक नेचर भी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती। क्लियर है? चलो एक रीजन तो आप ये बता दोगे यहां, समझे? दूसरा रीजन, पहला रीजन तो आपने ये बता दिया, रीजन नंबर 2 इसका कारण दूसरा बता रहा हूं। देखो रीजन 2 क्या कहता है, फिनोल की बात करते हो तो इसमें रेजोनेंस पाया जाता है और आपके एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो फिनोल आपका क्या दर्शाता है, रेजोनेंस शो करता है, जबकि ये आपका रेजोनेंस शो नहीं करता। इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी तुलना में, और जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है? अभी आप क्या करो, यहां से देखो, ऐसे करो, एक प्रोटॉन का निष्कासन करो, यहां से भी क्या करो, एक प्रोटॉन का निष्कासन करो। ठीक है? प्रोटॉन का निष्कासन करने पर आप बनाओगे यहां O-, क्या कहते हो उसको, फिनोक्साइड आयन बोलते हो। आगे देखो, यहां से आप प्रोटॉन का निष्कासन करोगे RO- बोलोगे, इसको क्या कहते हो, एल्कोक्साइड आयन कहते हो। ये हो गया आपका एल्कोक्साइड आयन। अब एल्कोक्साइड आयन में देखिएगा, यहां पर जो आपका एल्किल ग्रुप है इसका कौन सा प्रभाव पाया जाता है, प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है। प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, जिसके कारण देखो इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन के पास में, बेचारे के पास में पहले से नेगेटिव चार्ज है, अभी इलेक्ट्रॉन दे दे के उसकी नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, और इसमें देखोगे तो इसकी तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, और फिनोक्साइड आयन तो बहुत स्टेबल होता है। तो ये क्या होता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से आपने देखा चार्ज का क्या होता है, इसमें सेपरेशन नहीं होता है, तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और यहां पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन देने पर कोई भी स्पीसीज वो तब स्टेबल रहना चाहती है जब वो क्या हो, उदासीन हो। नेगेटिव चार्ज आ गया बेचारे के पास में, इसको बावड़ा कर दिया, इसको पागल बना दिया, पागल कर दिया इसको दे दे के इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा और पागल हो गया। अब जो पागल होता है वो स्टेबल हो पा सकता है क्या, सवाल ही नहीं है। स्टेबल नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसकी। अब आपको पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसके एसिडिक नेचर भी क्या होती, उतनी ज्यादा होती। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक नेचर की बात करोगे वो भी क्या, ज्यादा, और इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने क्या बना के देखा है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देखा है। देखो आप जानते हो कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो स्पीसीज क्या बनती है आपकी, इस प्रकार की बनती है। कॉन्जुगेट का बेस कब बनता है, जब एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है। पहले भी आपने इसके बारे में चर्चा की। इसका कॉन्जुगेट बेस ये बना, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा स्थायी होता है। देखो इसका कॉन्जुगेट बेस स्थायी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां चार्ज सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो स्थायी नहीं होता इसकी तुलना में। क्लियर है?
तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो, एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर की क्या कर सकते हो, तुलना। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्कोहल तथा फिनॉल में अम्लीय कौन है और आपको बताना है, उसके अम्लीयता का कारण बताना है कि, यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एल्कोहल और फिनॉल में अम्लीयता का कारण लिखते हुए आपको बताना है कि फिनॉल ही आपका एल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, उसका आपको रीजन बताना। क्लियर है? चलो आप देखते हैं, अपन फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसकी अम्लीय प्रकृति की बात करते, तो लगाइए एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा आपका जो फिनॉल होता है उसकी अम्लीय प्रकृति देखने जा रही है। एसिडिक नेचर ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक रिएक्शन के द्वारा अपन देखेंगे इसके एसिडिक नेचर को, यहां पर वो क्या है उसकी बात करें। देखिएगा आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, RCOO माइनस Na H2O, और आपको मिलने वाला है यहां से C। ठीक है, यानी एक आपका क्या बन गया, यहां साल्ट बन जाता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की विक्रिया जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हो तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ में, तीव्र बुदबुदाहट के साथ में क्या होता है, CO2 गैस का निष्कासन होता है, जबकि आपका जो फिनॉल है वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस का निष्कासन नहीं करता। क्लियर है? CO2 गैस का निष्कासन वो नहीं करता। तो देखो फिनॉल क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं करता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, जबकि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या होता है, प्रबल अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रबल अम्ल, फिनॉल आपका क्या है, दुर्बल अम्ल। अब आप जानते हो दुर्बल अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है। तो बताओ क्रिया होगी क्या नहीं होगी? हाँ, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कर सकता है। दुर्बल क्षार कौन सा है, वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, मतलब ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार का दुर्बल क्षार हो गया। तो एक इस रिएक्शन के द्वारा आप कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनॉल में विभेद कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे, मान लो कोई प्रतिस्थापी जोड़ दे, फिनॉल की ऑर्थो है, मेटा है, पेरा पे। अब उस प्रतिस्थापी के जोड़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा कोई प्रतिस्थापी के जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप लगाइए इसमें हेडिंग, इफेक्ट ऑन सबस्टिट्यूएंसी या इफेक्ट्स ऑफ सबस्टिट्यूएंसी ऑन बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन वलय की ऑर्थो पेरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे आप कोई प्रतिस्थापी जोड़ते हो और प्रतिस्थापी को जोड़ने पर फिनॉल के एसिडिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा आपके पास में दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप तो वो होते हैं
जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और एक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, दूसरे वाले जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं आपके पास में ईडीजी ग्रुप होते हैं। अब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं आप इसको। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ठीक है। दूसरे वाले आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको भी आप क्या कहते हो? ईआरजी भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हो क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इसको बोल सकते हो आप, प्रतिकर्षी समूह है। और ये कैसे हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जितने भी -I और -M दर्शाने वाले ग्रुप है, -I और -M मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जितने ग्रुप होते हैं उन सबका प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होता है। चलिए, आपके जितने भी +I इफेक्ट वाले ग्रुप है और जितने भी +M वाले ग्रुप है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? ईडीजी या ईआरजी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। अब देखो, ऑर्थो और पैरा पे लगा रहा हूं, क्लियर है? कौन कौन से ग्रुप है? जैसे NO2 है आपका, नाइट्रो है आपका, COOH है आपका, F है आपका, Cl है आपका, इसका -I प्रभाव होता है। एस्टर है आपका, ये ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इन सबका इफेक्ट कौन सा होता है? -I इफेक्ट, जिसको आप क्या कहते हो? -M इफेक्ट कहते हो, ये होता है। बात करेंगे +I इफेक्ट, जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर क्या गिव्स +I इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी क्या देते हैं? +I इफेक्ट दर्शाते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, ये आपका एल्कोहल है, जैसे OR है, NH2 ग्रुप है आपका, NHR ग्रुप है। इन सब की यदि अपन बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन है वो देते हैं, रिंग को देते हैं, +I इफेक्ट दर्शाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप। देखो, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप यदि आप लगा रहे हो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, फिनोल की पे, तो वो क्या कर देते हैं? एसिडिक नेचर को बढ़ा देती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। और यहां बात करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे यदि आप लगाते हो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप लगाते हो, तो होता क्या है? आपकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो उनकी एसिडिक नेचर क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? जिनमें आपके पास में इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी तुलना में। क्लियर है यहां तक? चलो, अब अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको और क्लियरली। देखो, मान लो मैंने किया इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, और इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा के मेरे को चेक करना है, एसिडिक नेचर चेक करना है, और एसिडिक नेचर जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, तभी उसकी एसिडिक नेचर क्या हो पाएगी? ज्यादा हो पाएगी। चलो, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक मेरे पास में है फिनोल, ये अब फिनोल पे मैंने क्या किया? ये जोड़ा मान लो ऑर्थो पोजीशन पे OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये। फिर मैंने जोड़ा है मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। और फिर मैंने क्या किया है? इधर जोड़ा है पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपकी। क्लियर है? चलो,
अब देखो क्या है, ये तो फिनोल है, इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलोगे इसको। इसको क्या बोलते हो आप, मेटा नाइट्रोफिनोल कहते हो, मेटा नाइट्रोफिनोल कहते हो। और ये क्या है आपका पेरा नाइट्रोफिनोल है। अब देखो मैंने एक लाइन दिखाई थी, NO2 समूह होता है, इसका इफेक्ट कौन सा होता है, NO2 समूह का जो इफेक्ट होता है वो होता है माइनस आई होता है, ठीक है, एक तो माइनस आई होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इफेक्ट कौन सा इसका, माइनस एन इफेक्ट है। आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है, RHI। RHI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेजोनेंस, या जिसको आप बोलते हो मीजोमेरिक इफेक्ट। जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट होगा फिर वो वहां पर क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा। एच का मतलब क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, या जिसको आप क्या बोलते हो, संयुग्मन कहते हो। ये सब आपने जीओसी में कवर कर रखा है। आई को आप कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हो, जिसको आप बोलते हो प्रेरण प्रभाव। देखो जहां पर आपको रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा तो वहां पर आप एसिडिक नेचर की रेजोनेंस से देखोगे। यदि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिले तो हाइपर कॉन्जुगेशन लीजिए। ये ऑर्डर ध्यान रखना RHI का। चलिए यहां पर NO2 का माइनस आई भी लग रहा है, NO2 का माइनस एम भी लग रहा है। और मैंने एक बात बोली थी कि यदि आप ऑर्थो पे और पेरा पे क्या करते हो, कोई माइनस आई वाले ग्रुप जोड़ते हो, या आप क्या बोलते हो, कोई माइनस एम वाले ग्रुप जोड़ते हो, होगा क्या, इसके कारण आपकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझे इस बात को। चलो इनमें ऑर्डर निकालते हैं। ये 1 2 3 4 है, ये रखा है। अब आपको पता है इसका और इसका तो लास्ट में होना है, किस वाले का, इस बेटा वाले का। अब बात करते हैं पेरा में और ऑर्थो में कंपैरिजन करते हैं। पेरा में ऑर्थो में किसका ज्यादा होता है, तो देखो ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोल होता है आपका, आपको वहां पर अंत अणु के हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर है, अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब आपको पता है अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो बताओ मेरे को ये H आसानी से निकल सकेगा, ये H उतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकेगा। कारण क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है वो आपको मिल रही है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यानी किसका मतलब हुआ, आपको यहां अंत अणुक H बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्लियर है। और ये पेरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं यहां पर, तो पेरा वाला क्या होता है, फिर एसिडिक नेचर को ज्यादा बढ़ा देता है। क्लियर है। तो ऑर्डर क्या आएगा आपका 4 फिर 2, मेटा की आपको पता है कम होती है, और 1। ये ऑर्डर आ गया आपका इसका। समझे इस बात को। चलो इसे नोट करिए, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, इनको आपको अरेंज करना है। आगे देखो, मान लो मैंने क्या किया, नंबरिंग बढ़ाई किस पर, इस फिनोल से। जैसे इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप की संख्या बढ़ी तो एसिडिक नेचर की ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप लिखना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप यदि आपके बढ़ा रही हो आप, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की जो एसिडिक नेचर होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है। कैसे, देखो ये फिनोल है, फिर मैंने लिया यहां पर OH, ये हो गया 2 नाइट्रोफिनोल, ठीक है, या इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या ऐसे कर दो आप इसको 2 नाइट्रोफिनोल बोल दो। चलो मैंने क्या किया, NO2 ग्रुप बढ़ाया, यहां पर मैंने एक NO2 ग्रुप और लगा दिया, और फिर लास्ट में मैंने क्या की, 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये OH है, यहां जुड़ा हुआ है आपका NO2, यहां जुड़ा हुआ है NO2, और यहां क्या जुड़ा हुआ है आपका NO2। इधर से इधर चले आप, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप।
यानी कि आपका जो NO2 ग्रुप है वो क्या हो रहा है, आपका वृद्धि कर रहा है, NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। अब नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ रहे हैं तो आप तो जानते हो एसिडिक नेचर क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। यदि यहां से आपको क्रम पूछे तो क्रम फिर आएगा, सबसे ज्यादा 2,4,6 से ट्राई नाइट्रोफिनॉल की होती है। और आप जानते हो इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, पिक्रिक एसिड बोलते हो। और पिक्रिक एसिड आपका मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होता है, ये हो गया पिक्रिक एसिड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। इसके अपने पहले बात भी की है, एल्काइल हैलाइड पढ़ा है, वहां पर मैंने बताया था पिक्रिल क्लोराइड से क्या बनता है, वो आपका पिक्रिक एसिड बनता है, शायद याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या, मोस्ट एसिडिक है। और ये क्या है, आपका लिस्ट एसिडिक है। यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी बता सकता है, फिनोल की तुलना में पिक्रिक एसिड है वो ज्यादा अम्लीय क्यों है, तो उसका रीजन बताओगे क्या, कि पिक्रिक एसिड में इलेक्ट्रोविड्रोइंग ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या कर देता है, ज्यादा एसिडिक नेचर को दर्शाता है। कौन, आपका पिक्रिक एसिड। चलो अब देखो क्वेश्चन और करते हैं अपन, ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उसी से आपको आइडिया क्लियर होगा। एक आप जानते हो, एक आपका होता है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल होता है। देखो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल ही क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। यहां O है, यहां पर H है, और यहां क्या है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फ्लोरीन का प्रभाव कौन सा होता है, -I होता है, जानते हो इतना। इसका मतलब ये भी क्या होता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। समझे इस बात को, आगे आओ और क्वेश्चन लगाते हैं। अब मान लो मैंने इलेक्ट्रोदाता ग्रुप लगा दिया, और इलेक्ट्रोदाता ग्रुप के कारण क्या होगा, तो आपके पास में जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में, एक दे रखा है फिनोल, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण क्या हो जाती है, आपकी जो एसिडिक नेचर है या अम्लीय प्रकृति होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक मेरे पास में दे रखा है फिनोल दे रखा है, और इस फिनोल पे मैंने लगाया है OH, यहां लगा दिया मैंने मान लो CH3, फिर मैंने लगाया यहां OH CH3, मेटा पोजीशन पे फिर मैंने लगा दिया है इसकी पैरा पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। अब देखो इसको बोलोगे आप फिनोल, ये क्या होता है आपका ऑर्थोक्रिसोल होता है। देखो इसको क्या बोलते हैं आप, क्रिसोल कहते हो, ये क्या हो गया आपका ऑर्थोक्रिसोल, ये क्या है मेटाक्रिसोल, ये क्या है आपका पैराक्रिसोल। क्लियर है। चलो अब देखो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और आप पैराक्रिसोल की यदि बात करते हो तो क्या चीज निकल के आती है, एसिडिक नेचर देख सकते हो, इसको कहते हो ऑर्थोक्रिसोल, इसको कहते हो मेटाक्रिसोल, इसको क्या कहते हो पैराक्रिसोल। देखो मैंने बोला था कि एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एक बात ये बोली थी, जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं उन एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई होता है। और अपन उन्हीं की बात करें प्लस आई ग्रुप की, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या क्या हो प्लस एम ग्रुप। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन देता है देता है देता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये प्रोटॉन यहां आसानी से अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन आसानी से क्या होता है यहां
अलग होता है। अब आपसे पूछे एसिडिक नेचर की बात करें, ऑर्डर क्या निकल के आएगा? फिनोल सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा, फिर पेरा, फिर ऑर्थो। तो क्या ऑर्डर आएगा? फिनोल का, फिर मेटा, फिर पेरा, फिर आपका क्या आएगा? ऑर्थो। ठीक है, मेटा पे तो होना ही है, फिर पेरा पे हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझे इस बात को? आइए, तो ये आपने देख लिया एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है। ठीक है, चलो, तो ये अपने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एसिडिक नेचर पर। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, और उन रिएक्शंस से अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि ये एसिडिक नेचर को शो करती है। तो आप लगाइए हेडिंग। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसका इथरिफिकेशन। इथरिफिकेशन इसको बोला जाता है ईथरीकरण। क्या बोला जाता है? ईथरीकरण बोला जाता है। ईथरीकरण की बात कैसे करोगे आप? इसका मतलब इसमें बनेगा क्या? आपका एक कंपाउंड बनेगा जिसको आप क्या बोलोगे? ईथर कहते हैं। फिनोल की अभिक्रिया आप करवाते हो NaOH के साथ में। फिनोल की अभिक्रिया आपने करवाई NaOH के साथ। अब NaOH को आपको किस में लेना है? एसीटोन में लेना है। यहां आपने एसीटोन में लिया तो आपका बना क्या? यहां से बन जाता है O माइनस Na प्लस। इसको क्या कहते हो आप? सोडियम फिनोक्साइड कहते हो। इस बने हुए सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया आप करवाते हो CH3I के साथ में। होगा क्या? यहां से NaI बाहर निकलेगा, और बनने वाला क्या है आपका? यहां से OCH3 बन जाता है। इसको आप कहते हो मेथॉक्सीबेंजीन। क्या बोलते हो? मेथॉक्सीबेंजीन बोलते हो। और इस मेथॉक्सीबेंजीन को आप क्या बोलोगे? इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको आप क्या कहते हो? एनिसोल कहते हो। और इसको आप क्या बोलते हो? मेथिल फेनिल ईथर कह दोगे क्या? मेथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हो। ये आपका हो गया मेथिल फेनिल ईथर, मेथॉक्सीबेंजीन, और ये क्या है आपका? एनिसोल। क्वेश्चन है आपके लिए, एनिसोल है, उसकी आपको बनानी है अनुनादी संरचनाएं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एनिसोल की बनानी आपको अनुनादी संरचना। चलो, अब मान लो मैंने क्या किया? इस बने हुए सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया करवाई एथिल आयोडाइड के साथ में। देखो, एथिल आयोडाइड के साथ में करवाई, यहां क्या निकल रहा है? NaI निकल रहा है। यहां भी क्या होगा? NaI निकलेगा। बनेगा क्या? आपका बन जाता है OCH2CH3। ये कंपाउंड बन जाता है। इसको आप कहते हो, देखो, एथॉक्सीबेंजीन कहते हो। एथॉक्सीबेंजीन कहते हो। और इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है फेनिटोल। फेनिटोल कहते हो आप इसको। तो क्वेश्चन ये है, आपको बनानी है एनिसोल और फेनिटोल, इनकी अनुनादी संरचना बनानी है आपको, कि अनुनादी संरचना बनाई। चलो, यहां तक नोट करें। तो ईथरीकरण अभिक्रिया के द्वारा बता सकते हो एसिडिक नेचर के बारे में। आगे देखो, अपन करते हैं एस्टरीकरण, करते हैं इसका एस्टरीफिकेशन आप जिसको बोलोगे। हेडिंग लगाओ, एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। देखिएगा, एस्टरीकरण की अभिक्रिया यदि आप करवाते हो किसी एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड लेते हो, तो वहां पर जो रिएक्शन होने वाली है एस्टरीकरण है, यानी एस्टर के बनने वाली, उसमें होता ऐसा है कि वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है।
यानी कि रिवर्सिबल होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, और वहां से बनने वाला जो जल है उसको आसानी से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसकी अब अगली रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं, इसमें हेडिंग लगाओ आप एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एस्टरीकरण यानी एस्टर का बनना, ये है अपने पास में एस्टरीकरण, इसको आप बोलते हो एस्टरीफिकेशन। चलिए इसके मैकेनिज्म तो मैंने पहले करवा रखी है, याद करो। देखें अपन बात करने जा रहे हैं एस्टरीफिकेशन में होगा क्या। देखो ये मेरे पास में फिनोल है, ये फिनोल है, इस फिनोल की विक्रिया आप करवाओ एसिटिक एसिड के साथ में। अब देखो एसिटिक एसिड के साथ में हो, और मान लो यदि आप यहां पर ले रहे हो कोई H+ डाल रहे हो, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो। ये मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई। अब देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो यहां से जो H2O बनेगा वो क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, अलग हो जाता है, और आपका बन क्या जाता है, यहां से एस्टर बन जाता है। ये रिंग है OCOCH3 बन गया एस्टर। चलो इसी फिनोल की विक्रिया मान लो मैंने करवाई है यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, CH3COOCOCH3। या आपको कैसे मिल सकता है, ये मिल सकता है CH3CO का होल ट्वाइस, इस रूप में भी मिल सकता है। बात वही है, CH3CO का होल ट्वाइस, और ये यहां पर भी क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। कैसे विक्रिया होती है ये, और ये दोनों आपको पता होना चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, यानी बना हुआ प्रोडक्ट है वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। होगा क्या, यहां से देखो इसके साथ विक्रिया करोगे तो CH3COOH बनेगा, बना, यानी CH3COOH बनता है। ठीक है, चलिए यहां क्या बनाओगे आप, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी OCOCH3, क्या बोलते हैं इसको, फेनिल एस्टर या फेनिल एसीटेट बोल दोगे इसको, क्या बोल दोगे, फेनिल एसीटेट कह दोगे। ये तो अभिक्रिया हुई उत्क्रमणी। अब मान लो आप लेते हो इस रिएक्शन के दौरान कोई बेस लेते हो, तो वह विक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। देखिएगा कैसे, फिनोल की विक्रिया यदि आप मान लो करवाते हो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हो, अब ये जो अभिक्रिया है वो आपको करवानी है इरिवर्सिबल प्रोसीजर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहां आप काम में ले रहे हो, मान लो पीरियडिन काम में ले रहे हो, ठीक है। होगा क्या, HCl निकलेगा, फेनिल एस्टर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब देखो ये इसमें क्या होता है, ये जो आप क्षार काम में ले रहे हो, पीरियडिन काम में ले रहे हो, ये क्षार इस अभिक्रिया का जो समय होता है उसको दाईं ओर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हुई आपकी, एस्टरीकरण अभिक्रिया, जो क्या बताती है, एसिडिक नेचर को बताती है। आगे देखते हैं, अगली रिएक्शन है जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। देखो किस प्रकार होती है, अगली हेडिंग है रिएक्शन विथ जिंक। फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ जिंक। इन सब में अपन क्या करते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन है आपका वो निकालते फिनोल का, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो आपको क्या करके चलना है, अलग करते हुए चलना। ठीक है, जिंक की बात करेंगे तो ये फिनोल है, और इस फिनोल की अभिक्रिया आप करवाते हो जिंक के साथ। जिंक के साथ करवाओगे तो होगा क्या, यहां से निकलेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बनता है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहां बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आगे अगली अभिक्रिया अपन करवाते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। देखो अमोनिया के साथ में जो रिएक्शन होती है इसको लगा लीजिए आप MTR रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम होता है
बुचरर रिएक्शन, बुचरर अभिक्रिया कहते हैं इसको। बुचरर अभिक्रिया नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होता क्या है, देखो फिनोल लिया मैंने C6H5OH, इसकी विक्रिया आपने करवाई है अमोनिया के साथ में। अमोनिया क्या होता है, NH3 के साथ में करवाई है आपने। इसके लिए आपको काम में लेना है निर्जल ZnCl, एनहाइड्रस, या जिसको आप क्या बोलोगे निर्जल ZnCl2, और इसको आप हीट करोगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे। होगा क्या, यहां से H2O बाहर निकलेगा, देखो ये OH निकलेगा, ये H निकलेगा, H2O बाहर निकला, जाके क्या जुड़ा आपका NH2, यानी इसके द्वारा आपने किसकी फॉर्मेशन कर ली है, NH2 की फॉर्मेशन कर ली है, और इसको आप क्या बोलते हो, एनिलीन कहते हो, और H2O बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया का नाम याद रखना, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, बुचरर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, चलो ये अपने देखी है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन लगाओ आप PCl5 के साथ रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। जानते हो PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो जो आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है हमेशा वो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जब भी कभी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है आपके पास में और उन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की आप रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ में, तो होगा कुछ ऐसा, क्या होगा, वहां से POCl3 निकलता है बाहर और बनते क्या है आपके हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें क्या होता है, हेलोजन आपका प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं फिनोल, ये फिनोल है, इसके विक्रिया आप करवाते हो PCl5 के साथ। देखो PCl5 के साथ करवाते हो, होगा क्या, यहां से आपको मिलने वाला है बेंजिल क्लोराइड, Cl आएगा, ठीक है, POCl3 बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, HCl। तो क्या बना, C6H5Cl बन गया क्या, एक आपका बना POCl3 और एक आपका क्या बन गया यहां HCl। फिनोल के द्वारा क्या बना लिया आपने, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर ली। अब देखो यहां पर जो POCl3 है ये आगे रिएक्शन कर सकता है यदि आप क्या करते हो, इस रिएक्शन में फिनोल को अधिक्य में लेते हो। देखो C6H5OH ऐसे लिखा जा सकता है, फिनोल को मैं ले रहा हूं यहां आधिक्य में, आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में, 3 मोल ले लिए, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई POCl3 के साथ में, बने हुए POCl3 के साथ में, तो ये होता है POCl Cl और ये आपका C। होगा क्या, यहां से HCl बाहर निकलेगा, HCl के बाहर निकलने से अब देखो क्या बनेगा, कितने निकले HCl बाहर, 3HCl, क्या बना C6H5 का होल थ्राइस 3 हो गए ना, P 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन आ जाएगी, C6H5 का होल थ्राइस PO4, इसको बोला जाता है ट्राइफेनिल फोस्फेट। क्या बोला जाता है, ट्राइफेनिल फोस्फेट। देखिएगा जो बना हुआ ट्राइफेनिल फोस्फेट है ये आपका बनता है यहां मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनता है आपका यहां माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है, चलो यहां तक नोट करें, आगे अगली रिएक्शन देखते हैं, मिथाइलेशन। फिनोल का आप करवाती हो मिथाइलेशन या मेथिलीकरण,
करवा सकते हो। अच्छा, अपन ने वो देखी थी रिएक्शन मेथिल एसिड, तो मिथाइल ग्रुप का प्रवेश करवाना, एक जैसे देखा था ना अपन ने वो ईथर का प्रवेश करवाना, तो यहां करवा सकते हो मिथाइलेशन, यानी किसका प्रवेश करवाना, मैथिल ग्रुप का प्रवेश करवाना, इसको आप कहते हो मैथिलीकरण कहते हो। देखिएगा क्या होता है मैथिलीकरण में, ये फिनोल है और इस फिनोल की अभिक्रिया आपने करवाई है, मान लीजिएगा CH2N, क्या बोला जाता है इसको, डाईएजोमेथेन, इसको बोलते हो आप डाईएजोमेथेन कहते हो। इसके साथ रिएक्शन होती है, इसको हीट करते हो, हीट करोगे तो क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन का बाहर निकलना होगा और ये जाके जुड़ जाएगा, मतलब बना क्या आपका मेथॉक्सी बेंजीन बन गया और CH3 और इसको क्या बोलोगे आप, मेथॉक्सी बेंजीन। यहां आपने फॉर्मेशन कर ली है मेथॉक्सी बेंजीन की, इसी को आप क्या कहते हो, एनिसोल कहते हो, बना क्या ईथर बना है, तो इसी को आप क्या कहते हो, मेथिल फेनिल ईथर कहते। चलो यहां तक नोट करिए, आगे देखिएगा। अब अपन बात करते हैं अगली अभिक्रिया, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है शोटन बोमन अभिक्रिया। किसी बेंजोइल समूह का प्रवेश करवाना क्या कहलाता है, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहलाता। अगली रिएक्शन को नोट कीजिए, बेंजोइलेशन अभिक्रिया, बेंजोइलेशन। और इस बेंजोइलेशन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन का खास नाम है शोटन बोमन रिएक्शन, शोटन बोमन रिएक्शन, इसको बोला जाता है शोटन बोमन अभिक्रिया। शोटन बोमन अभिक्रिया क्या होती है, देखिएगा। ये मेरे पास में क्या है, यहां फिनोल, इसकी अभिक्रिया आप करवाते हो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देखो बेंजोइल क्लोराइड आपका क्या होता है, ये कोई बेंजीन रिंग है और इसे मैंने लगा दिया CuCl, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, फिनोल को, ये लीजिए फिनोल बेंजोइल क्लोराइड है, ये आपका क्या है, फिनोल है, ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हो तो होने वाला क्या है, यहां से HCl बाहर निकलेगा। आप देखो HCl बाहर निकला, क्या बना है, ये बना OCO और फिर आपकी क्या बन जाती है, यहां बेंजीन रिंग बन जाती। इसको बोला जाता है, देखो फेनिल, ये बेंजोइल क्लोराइड से बना है, इसको बोलते हो आप बेंजोएट, क्या बोलोगे, बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाता है, फेनिल बेंजोएट, इसको बोलोगे आप फेनिल बेंजोएट। अब देखो ये जो फेनिल बेंजोएट बना है इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन का खास नाम याद रखिएगा शोटन बोमन अभिक्रिया। डायरेक्ट नेम से भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, शोटन बोमन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताना हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक होता है इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो आप फिनोल का, उसकी बात करते हैं। देखो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात की थी, फिनोल का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो फिनोल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेरा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगला है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या जिसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण कहोगे। देखिएगा क्या होने वाला है, ये क्या है मेरे पास में फिनोल, ठीक है। इस फिनोल का आप करवाते हो ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए आप काम में ले सकते हो Na2Cr2OCl ले सकते हो काम में, और CrO2Cl2 ले सकते हो काम में, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, क्रोमिल क्लोराइड,
क्रोमिल, ये हो गया सोडियम क्रोमेट, क्रोमिल क्लोराइड का हो गया, किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होगा क्या, यहां से एक गुलाबी रंग का कंपाउंड बनेगा जिसको आप क्या बोलोगे, उस गुलाबी रंग के कंपाउंड को आप कहते हो पेराबेंजोक्विनोन, पेराबेंजोक्विनोन, इसको बोलोगे आप पेराबेंजोक्विनोन। आगे देखो, ये तो पेराबेंजोक्विनोन बना है, कैसा कलर है आपका, इसका कलर होता है पिंक कलर, यानी कि एक गुलाबी रंग का बन जाता है पेराबेंजोक्विनोन। फिनोल का आप क्या करते हो, धीरे धीरे ऑक्सीकरण करते हो, किसकी प्रेजेंस में होता है, वायु की उपस्थिति में, खुला छोड़ दो, इसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीकृत होके क्या बना देती है, ये कंपाउंड बना देती है, इसको बोलोगे आप बेंजोक्विनोन, क्या बोलोगे, बेंजोक्विनोन, बेंजीन रिंग से बना है, ठीक है, तो वो तो हो गया बेंजीन वाला पेराबेंजोक्विनोन, और ये जो कंपाउंड है ना, इसको क्या बोलोगे आप, क्विनोन कहोगे, क्या कहोगे, तो इसके द्वारा क्विनोन बनता है और पेराबेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन होती है। ऑन क्यों बोला गया है, ऑन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ग्रुप कौन सा है आपका, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण इसको क्या बोला गया है, ऑन बोला गया है। क्लियर है यहां तक। तो ये अपन ने देखा है जो फिनोल है उसके एसिडिक नेचर के बारे में। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे फिनोल की कंडेंसेशन रिएक्शंस और फिनोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे। इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, रिवाइज करोगे जितना ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूं इसी बात को, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।